Good morning friends. Welcome to my YouTube channel Fingertip Update by C. Devasthi Sahu. Today we are going to discuss about the important changes in the ITR forms. As you know that the CBDT valid notification number 21 on dated 30th March 2022 already notified all the ITR forms. So मैंने यहाँ जो ये आज वीडियो बनाया है कि आपको मैं बताऊँगा I can say that this is a major changes, but there are some important changes are being there in the present ITR. Like मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ, डिटेल में आगे बताऊँगा. जैसे फॉर एग्जांपल इन कैपिटल गेन, ओके, इन केस ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स अर्लियर हमको डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ सेल देना नहीं पड़ता था, जो कि इस बार से देना पड़ेगा. ओके, लाइक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लाइक फ्लैट आप कोई सेल कर रहे हैं, आपका एक्विजिशन कॉस्ट के बाद आप कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे थे उसको फ्लैट में, उसका भी हम इंडेक्सेशन करके ऑफर कर रहे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इम्प्रूवमेंट के हिसाब से. अब आपको ईयर वाइज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा. पहले क्या होता था कि हम लोग इंटरनल कैलकुलेशन करते थे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करके कैपिटल गेन अराइव करते थे. बट यहाँ पे आपको ईयर वाइज देना पड़ेगा. ओके, सो ये एक अमेंडमेंट आया है जो कि आपका कैपिटल गेन शेड्यूल में आएगा. नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि पीएफ इंटरेस्ट जिनका जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख से एंड 5 लाख इन सर्टन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा था वो टैक्स को ऑफर किया जाएगा. तो ये जो आईटीआर में ये स्पेसिफिक एक प्रोविजन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लाया गया है कि जो आपका इंटरेस्ट अर्न ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड ऑन एंड अबव 2.5 lakhs बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय और 5 lakhs बाय द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, उनको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा ये जो आईटीआर के हिसाब से. ओके, लाइक आप जैसे मान लीजिए पेंशनर्स हो, तो पहले क्या होता था कि पेंशनर का कोई स्पेसिफिक कैटेगरी पूछा नहीं जाता था, बट इस बार अगर आप पेंशन अर्न करते हैं तो आप जब आईटीआर भरेंगे आपको उसमें डिटेल भरना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में पेंशनर्स हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज एंड अदर्स. ये एक छोटा बहुत डिफरेंसेस आया हुआ है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल. मैं डिटेल भी नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पैरामीटर को लेकर आपको समझाता हूँ. आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2022 and 23. Before proceed to important changes, these are the snapshot of the which ITR is applicable for you. Suppose if you are an individual and your salaried income is up to 50 lakhs or income from one house property is there and income from other source is there, then for you ITR 1 is applicable, right? Next, if you are individual and HUF and not having the income from profit and gain or business or profession, salary is more than 50 lakhs or income from more than one house is there, for you the applicable ITR is the ITR 2. Okay, and for individual HUF and having income from profit and gain of business profession जो है, just like if you are a partner of a particular firm, then for you this is ITR 3. For individual HUF and firms being a resident having total income up to 50 lakhs and having income from business and profession which is computed under section 44 AD, ADA और AE जो आपका presumptive taxation के हिसाब से है, for you this is ITR 4. And for firms, LLP, AOP and BOI and artificial judicial persons के लिए business trust and investment fund के लिए ITR 5. And for companies other than companies claiming exemption under section 11, that is ITR 6. चलिए जो फास्ट आपको चेंज इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि दीज आर कॉल्ड द चूजिंग ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरीज इफ यू आर ए पेंशनर. अगर आप और या आप कोई क्लाइंट अब पेंशनर है तो आपको ये चेंजेस देखने मिलेगी कि जो पेंशनर की कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा कि वेदर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, अदर है. तो क्यों ऐसा करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं कि आइए जानते हैं कि पेंशन एंड टैक्सेबिलिटी क्या है. एक होता है कि जो कम्यूटेड पेंशन होता है और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन. What do you mean by commuted? When a person forego a portion of the pension and receive a lump sum amount by surrendering such portion of pensions
and uncommuted pension the periodically payment on the monthly basis. Okay, and if you're talking about the uncommuted pension, whatever received in the periodically monthly basis, it is fully taxable in the hands of all employees, whether government or non-government. Okay, now we are coming to commuted pension. So commuted pension in the case of government employee or employee for the local authority or statutory corporation is exempted, fully exempted under section 1010A clause I. And in case of non-government employee, any commuted pension received is exempt from tax in the following manner. If the employee is in receipt of gratuity exemption, 1/3 of the amount of pension which he would have received had he commuted the whole amount of the pension. And if the employee does not receive any gratuity exemption, then 50% of the amount of the pension which he would have received had he commuted the whole of the pension cushion. Exemption shall be to the extent it is allowed to be commuted, and the balance uncommuted portion received periodically will be fully taxable. So the taxability portion is coming in the commuted portion, and in case of uncommuted pension, there is no doubt this is taxable in all the hands. But in case of commuted pension, there are certain conditions regarding taxability and exemptions. Okay, तो इसीलिए आपका ये कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. अब पहले क्या होता था कि अर्लियर जो रेसिडेंशियल, अनरेसिडेंशियल बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये केसेस के हिसाब से यहाँ पे कुछ डिटेल क्लैरिफिकेशन पूछा गया है. तो अगर आप जैसे रेसिडेंट हैं तो आपको इन जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा. पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं था, तो आप केयरफुली ये प्रोविजंस को रीड करके यहाँ पे आप ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ ए स्टेटस ऑफ मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल. नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है जो शेड्यूल ओएस मतलब अदर सोर्सेस, जो मैं आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन पीएफ टैक्सेबल आईटीआर 2 और 3 के हिसाब से है. क्या हो गया? द फाइनेंस एक्ट 2021 जैसे ये बता रहा हूं कि सेक्शन 10(11) एंड 10(12) है. इंटरेस्ट इनकम accruing in respect of employee contribution over 2.5 lakhs shall be taxable under the head of income from other sources. However, if such person has contributed to a fund in which there is no contribution by the employer, the limit of 2.5 lakhs shall be increased to 5 lakh. The method for computation of such interest income has been prescribed Rule 9D. जो लास्ट फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था प्रोविजन कि अगर आप का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए है. मान लीजिए आप कोई कंपनीज में है जिनका खुद का पीएफ ट्रस्ट है, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अगर आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय पोर्शन है मोर देन 2.5 लाख से, व्हाट आर द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दैट कंट्रीब्यूशन शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. इसके लिए आपको यहाँ डिटेल भरना पड़ेगा. तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट बताता हूँ. यहाँ पढ़िए, लिखा है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10(11). फर्स्ट प्रोविजन क्या है बता दूं? ये 2.5 लाख वाला है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोविजन. सेकेंड क्या हुआ? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर सेक्शन प्रोविजन टू सेक्शन 10(11). 10(11) क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्रोविजन. सेकेंड प्रोविजन क्या हो गया? दिस 5 लाख प्रोविजन. ओके, सेक्शन 10(12) जो होता है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए होता है, एंड 10(11) होता है आपका जैसे कि पीपीएफ है, जीपीएफ है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन करती है उनके लिए एप्लीकेबल है. 10(12) आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए एप्लीकेबल होता है. ओके, अगर आप या आपका कोई क्लाइंट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख और 5 लाख एज द केस में भी, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप चेक कर लीजिए. तो प्रॉपरली आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. मैं और भी आपको एक चीज आपको आगे बता देता हूं. हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने एक टीडीएस डिडक्ट मैकेनिज्म ऑन इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज ये सर्कुलेट किया है. उसमें डिटेल गाइडलाइन दिया गया है कि हाउ टू डिडक्ट द टीडीएस from the interest accrued on the PF contribution and when it will become into the picture. और इसके लिए आपको वो PF का वो सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा.
इसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो ईपीएफओ से सर्कुलर इशूड हुआ था वो लिंक में है, आप चाहे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डिटेल क्लैरिफिकेशन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जैसे बताया था कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में जो चेंजेस हुआ, जो एडिशनल डिस्क्लोजर हुआ, दैट इज डेट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। Mandatory to furnish the date of purchase and date of sale of land or building if the income arising from transfer is taxable under the head of capital gain। ये क्यों हो रहा है पता है आपको? It because it will helpful for the income tax department to identify the exemption claim under section 54, 54EC and 54F। क्योंकि कैपिटल गेन में जो एग्जम्पशन मिला हुआ है ना, वो कुछ कुछ इवेंट्स के ऊपर में है जो कि आफ्टर योर डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात में है। सपोज सेक्शन 54 में क्या बोलता है कि अगर आपका कैपिटल गेन हुआ, दैट इज परचेज, अगर वो कैपिटल गेन ड्यू टू सम रेसिडेंशियल यूनिट का वो बेच के अगर आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर परचेज वन अनदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विद इन 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इफ कैपिटल गेन इज विद इन 2 crore सच परचेज कंस्ट्रक्शन अवेलेबल फॉर 2 houses। ओके, तो मतलब ये हो गया कि 54 में क्या बोलता है कि जो आपको कैपिटल गेन है, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस बाय करते हैं विद इन 1 year वो और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये आपको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलता था। 54 इसी में क्या बोला कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मिलता है, आप उसमें क्या जो लैंड एंड बिल्डिंग से मिलता है ना, तो वो आप कोई कैपिटल स्पेसिफिक बॉन्ड होता है ना, विद इन 6 month के अंदर आप खरीद लेते हैं, वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होता है, कैपिटल गेन बॉन्ड जो होता है, उसमें आपको 54 इसी में आपको एग्जम्पशन मिलता था। नेक्स्ट हो गया 54F, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू इंडिविजुअल एचयूएफ फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टेड। अगर आप इन दो कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 54F में एग्जम्पशन मिलता था। अगर आप ये तीनों प्रोविजंस को देखें, सब कुछ है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो डिपार्टमेंट आपके ऊपर ये नजर रखेगा कि जो आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, वेदर दैट एग्जम्पशन इज कवर्ड अंडर द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, 54EC एंड 54F। दैट इज व्हाई दिस डेट ऑफ परचेज एंड सेल कमिंग टू पिक्चर इन द ITR। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है मैं आप देखिए ईयर वाइज डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। मैं जैसे आपको बताया था, यहाँ पे बोलता है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आप इंप्रूवमेंट किए उसमें विद इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। So the assessee is required to give year-wise detail of the cost of improvement, if any, incurred in the land and building transfer during the relevant year. The new ITR form seeks the following additional cost of improvement, year of improvement and cost of improvement indexation. So आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर आप for the financial year 21-22 कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग सेल किए हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन हुआ है, जिसका आप डिस्क्लोजर देने वाले हैं, अगर आप उनमें उस प्रॉपर्टी में, लैंड और बिल्डिंग में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्लेम करना चाहते हैं, तो अभी से उसका ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि काफी साल पहले आप उसको खर्चा करते हैं कुछ प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, रिनोवेशन, रिपेयर करने के लिए, उसका प्रॉपर ईयर वाइज डिटेल आपको ब्रेकअप बनाना पड़ेगा। ओके, देन it in previous then separate disclosure for the cost of acquisition and index cost of acquisition। जैसे आपको ये बता रहा है ना कि in the previous ITR form the assessor required to disclose only the index cost of acquisition of the property transfer। The new ITR form required the assessor to mention the cost of acquisition। पहले क्या होता था कि हम बोलते थे कि मेरा सेल कंसिडरेशन ये है, मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? होता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स ऊपर हेल्ड करते हैं, सपोज आप कोई 21 में सेल कर रहे हैं, वो आपने 6 साल पहले परचेज किया था, तो वो 6 साल का कॉस्ट को आज के हिसाब से हम उसको इंडेक्सेशन करते हैं एज पर इंडेक्सेशन क्राइटेरिया मेंशन द कैपिटल गेन। सो आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था और आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, दोनों को दिखाना पड़ेगा। अभी इसमें पहले क्या ना ओनली इंडेक्सेशन था, अब हमको ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है इनके सब कैपिटल गेन। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्लोजर ऑफ
fair market value of capital asset and consideration received in a slump sale. Due to amendment section 50B Income Tax Act and introduction of new rule 11 UAE CBDT notification 68 dated 24th May 2021. As per above, fair market value of undertaking or division transferred shall be deemed to be as the full value of consideration received or accruing as a result of transfer of the capital assets. Okay. मैं आपको बता दूं कि स्लम्प सेल क्या होता है कि अगर आप कोई रनिंग बिजनेस को बेचते हैं, रनिंग बिजनेस आज एक गोइंग कंसर्न आप ट्रांसफर करते हैं विद ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी विद बुक वैल्यू, पूरा मार्केट पूरा ट्रांसफर्स आज स्लम्प सेल करते हैं, पूरा उठा के बेच देते हैं, तो उसके ऊपर आपको स्लम्प सेल का प्रोविजन सेक्शन 50 भी एप्लीकेबल होता है। तो जो नया नोटिफिकेशन आया था सीबीडीटी का ऑन 24 में, उसका इंपैक्ट इस आईटीआर में दिया गया है। जैसे कि फेयर मार्केट वैल्यू एज पर रूल 11 UAE 2 एंड रूल 11 UAE 3, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द ट्रांसफर, जो आपको फेयर मार्केट वैल्यू है, और जो कंसिडरेशन आप मिलने वाला है व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, वो सब आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिट इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉर्ट फ्रॉम द आरसीसी नॉट ऑप्टिंग द प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता देता हूं कि जैसे द ऑडिट एज पर सेक्शन 44AB इज मैंडेटरी इफ द टोटल सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 1 crore. Okay. However, if the cash receipt and cash payment do not exceed 5%, the audit shall be mandatory if the turnover of the business assets exceed 10 crore. इसका ये मतलब हुआ कि आपका कोई जो ग्रॉस रिसीट टर्नओवर है फ्रॉम 1 crore to 10 crore है ना, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका कैश रिसीट और कैश पेमेंट 5% ऑफ द ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है तो। ओके, बट इसमें क्लू क्या है? थर्ड पॉइंट पढ़िए। फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 5%, पेमेंट और रिसीट बाय चेक ड्रॉन ऑन बैंक और बैंक ड्राफ्ट व्हिच इज नॉट एन अकाउंट पेई चेक, जो अकाउंट पेई चेक में ट्रांजैक्शन आपका नहीं हुआ, शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट ऑन रिसिप्ट इन कैश ओनली। एग्जांपल क्या है? सपोज आपने मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मेरा 1 crore to 10 crore ट्रांजैक्शन है, आपने मुझे कुछ सामान सप्लाई किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू अकाउंट पेई चेक, मैंने क्या किया? आई हैव ड्रॉन ए बियरर चेक ऑन यू। आई जस्ट सिंपली वन द सेल्फ चेक और बियरर चेक and you went to the bank and presented the bank and drawn the cash. ओके, उस केस में बोला गया कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है जो अकाउंट पे चेक में नहीं है, दैट ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज ए रिसीट और पेमेंट इन कैश ओनली। ओके, इस जो क्लैरिफिकेशन आया था जो 5% कैटेगरी में, इसको इन लोग इस आईटीआर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, जो अर्लियर प्रीवियस आईटीआर था डिड नॉट कंसीडर द रिसीप्ट और पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक और डीडी, बट इसमें जो अभी अमेंडमेंट आया, इसमें वो आपसे क्लैरिफिकेशन पूछेंगे। आइए, जैसे कि ये पढ़िए, द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड रिगार्डिंग ऑडिट इंफॉर्मेशन, वेदर द सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट बिटवीन 1 crore to 10 crore, इफ नॉट इज इट बिलो 1 crore और एक्सीड ₹10 crore। अगर आप यस करेंगे, जैसे आप यहां पढ़ पा रहे हैं, इफ यस अगर आप सिलेक्शन करते हैं, इफ सिलेक्शन ये वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव, जैसे पहले वाला हो गया ना, इफ वेदर ड्यूरिंग टोटल सेल टर्नओवर बिटवीन 1 crore to 10 crore, अगर हाँ आप यस कर देंगे, देन आपकी ये पूछेगा इफ यस वेदर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, नीचे पेमेंट है, ये रिसीव्ड है, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट और कैपिटल अकाउंट कैपिटल लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश एंड नॉन अकाउंट पेड चेक, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट एक्सीड 5%। आपसे ये क्लैरिफिकेशन पूछेगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं और आप बियरर चेक दिए, मतलब नॉन अकाउंट पेड चेक में ट्रांजैक्शन किए हैं, बी अलर्ट, आपसे डिपार्टमेंट ये सवाल पूछने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन एसेट्स। पहले क्या था? द आईटीआर फॉर्म एक्सेप्ट आईटीआर 1 and 4 applicable for the assessment year 2000 required a resident taxpayer to disclose the foreign asset in Schedule FA. Reporting is required even if the taxpayer is a beneficial owner of foreign asset or has a financial interest in the foreign entity. Disclosure in FA foreign asset schedule जो हो of various foreign assets such as foreign depository account, immovable property, trust created outside India is required.
द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी ओनली फॉर द टैक्स पर हुई रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। शेड्यूल एफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप बाय द टैक्स पर हुई नॉट रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या था, जैसे कि द न्यू आइटर फॉर्म हैव रिप्लेस द एक्सप्रेशन अकाउंटिंग पीरियड विद द कैलेंडर ईयर that is 31st December 2021. Assessee shall furnish the detail of the foreign asset held between January 21 to, मतलब अगर पहले क्या था, अभी जो चेंजेस हुआ है कि अगर आपका रिलेवेंट कैलेंडर ईयर जो पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, जैसे कैलेंडर हो गया जनवरी 21 टू दिसंबर 21 के अंदर में, अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स था तो आपको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 21-22, कैलेंडर 21 एंड 1st January 21 to 31st December 21. Suppose you have purchased the share of the Amazon Incorporation of the USA. तो अगर आपने बाय किया है फरवरी 21 में, देख रहे हैं फरवरी 21 में, अगर आप फाइनेंशियल टर्म की बात करें, ये अप्रैल 21 के पहले से ट्रांजैक्शन है, बट क्योंकि ये कैलेंडर ईयर 21 के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, देन इन दिस आईटीआर यू हैव टू शो दिस एसेट, यू हैव टू शो दिस शेयर अंडर शेड्यूल एफए। इन सेकंड सिनेरियो, if you buy these Amazon Incorporation share on February 22, even if it is fall under the financial year relevant previous year, but it is outside the calendar year purview, that's February 22, there is no requirement to show in the February 22 in the ITR of the assessment year 22-23, but it is relevant for the assessment year 23-24, that is pertain to the financial year 22-23 because it is fall under the calendar year of the 22. okay, ये हो गया आपका शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस में है, इसमें ये बोलता है कि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 प्लस ई, उसमें क्या है, उसको बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन डीम्ड डिविडेंड? As per section 2 clause 22e of the Income Tax Act, dividend include any payment by way of loan or advance by a closely held company to a shareholder who is the beneficial owner of 10% or more equity capital of the company, or to a concern in which the shareholder has a substantial interest, is deemed to be a dividend to the extent it is covered by the accumulated profit excluding capitalized profit. The new ITR forms 6 separate dividend income. अगर आपको कुछ पैसा मिलता है फ्रॉम द क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो जो ये डेफिनेशन के अंदर में कवर करता है, तो आपको डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22e यहां पे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। नेक्स्ट हम आते हैं information regarding investment in unincorporated entities. The new ITR Form 6 inserted a new schedule IF, information regarding investment in unincorporated entities, that require the company to disclose the following information in respect of investment made in the unincorporated entity. What do you mean by unincorporated entity? Unincorporated entities mean an association of person or partnership firm which is not registered under the Companies Act 2013. Okay. So what are the disclosure parameters? That is name of the entity, type of the entity, PAN of the entity, whether the entity is liable for the audit, यह बताना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये ITR 6 के लिए है, मतलब कंपनीज के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अगर कोई कंपनी कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको इस ITR में, कंपनी का ITR में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑडिटर्स हैं या आप कोई टैक्स ऑडिट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से चेक कीजिएगा। ओके, सो दीज आर द ऑल ब्रीफ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो आई विल टेल यू देयर इज सम my article, detailed article published in my link. If you want to read all details, what are the key important amendment, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आर्टिकल का रेफरेंस है, तो आप वहां पे जाके मेरा आर्टिकल को पढ़ सकते हैं वहां पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ brief update on the all financial matters. Thank you.